हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हैं हम जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करवाने वाले हैं और इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको केमिकल चेंज के बारे में बता देता हूं। केमिकल चेंज किसे कहा जाता है? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके बाद एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग हों, उसको केमिकल चेंज कहा जाता है। 7th और 8th क्लास में आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में कुछ न कुछ स्टडी किया होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं मैं आपको डिफरेंसेस समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी है, उसको आपने काट दिया, उसकी आपने साइज चेंज कर दी। दिस इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि कटने के बाद वो सब्सटेंस नया नहीं बना, सिर्फ उसकी साइज में चेंज आया है। दूसरी तरफ अगर आप उसी लकड़ी को जला देते हैं तो जलाने के बाद जो आपको मिलेगा दैट विल बी अ टोटली न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो लकड़ी का जलाना, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी का काटना, इज अ केमिकल चेंज, इज अ फिजिकल चेंज। लकड़ी को काटना इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इन्हीं केमिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं केमिकल चेंजेस के ऊपर ये पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। तो दोबारा बता देता हूं मैं आपको कि केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके जरिए एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नहीं होती हैं, उसको मैं क्या कहूँगा, एक जो है केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज कहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसने क्या बताया है हमें। देखिए, कुछ इसने डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास होती रहती हैं, जिनको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनके बारे में इसने हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए, जैसे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं गर्मियों में, तो मिल्क क्या हो जाता है, खट्टा पड़ जाता है, दही बनने लग जाती है उसके। दिस इज अ केमिकल चेंज। जब हम लोहे की किसी चीज़ को बाहर खुले में छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो लोहे के ऊपर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, इज अ केमिकल चेंज। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर वगैरह जो बाहर रख दिए जाते हैं उनके अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है उनके अंदर भी। खाने को पकाना इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। खाने का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना, हजम होना, इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। हमारा सांस लेके उससे एनर्जी निकालना, ऑक्सीजन और फूड की हेल्प से जो हम एनर्जी निकालते हैं अपने शरीर की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो इसने कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल हमें बताया है। तो किसी भी केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है, यानी केमिकल चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी के ज़रिए ये हमें समझाएगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, कैसे होता है। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने एक एक्टिविटी हमें करके दिखाई है, एक केमिकल रिएक्शन हमें करके दिखाई है। ठीक है, इस एक्टिविटी के शुरू में ही हमें कहा गया है कि आप टीचर की सुपरविजन में ये एक्टिविटी कीजिए और ये एक्टिविटी आप आई ग्लासेस पहन के कीजिए। ठीक है, सनशेड्स पहन के कीजिए ये एक्टिविटी आपको, क्योंकि इस एक्टिविटी में वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, काफ़ी तेज़ रोशनी होती है उसमें। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम एक मेटल का नाम है। एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है जो भी हमारी साइंस की लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है आसानी से। उसको आपको सैंड पेपर से रब करके साफ कर लेना है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ क्यों करवाया जाता है, तो बच्चों वो ऐसा इसलिए करवाया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। उसको साफ करने के लिए उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। आगे इसने क्या कहा है कि उस साफ किए हुए मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे से, एक टोंक से, यहाँ पे दिखा रखा है, टोंक से पकड़िए और एक स्पिरिट लैंप की हेल्प से उसमें आग लगा दीजिए नीचे से। ये जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करेगा और बर्न करने के बाद ये जो राख है वो इस वॉच ग्लास में इकट्ठा हो जाएगी, जो कि एक वाइट पाउडर के तौर पे हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो पुराना सब्सटेंस था मैग्नीशियम,
वो और जो हमें वाइट पाउडर मिला है जलने के बाद, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग सब्सटेंस है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। वैसे बर्निंग किसी भी चीज़ की हो रही हो, बर्निंग जो होता है वो हर बार एक केमिकल चेंज की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सैंड पेपर से साफ क्यों किया जा रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। और सन ग्लासेस पहन के, आई ग्लासेस पहन के क्यों करने के लिए एडवाइस किया जाता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए इस एक्टिविटी में हुआ क्या है, जो अभी अभी हमने एक्टिविटी की है। जब भी कोई चीज़ जलती है बच्चों, तो वो अपने आसपास प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही होती है, केमिकल रिएक्शन कर रही होती है। यहाँ पे भी यही हुआ है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक वाइट पाउडर बना लिया है। और उस वाइट पाउडर का नाम क्या है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो वाइट पाउडर हमें मिला है ना वॉच ग्लास में, जो हमने नीचे इकट्ठा किया है, राख की तरह जो हमने इकट्ठा किया है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो टोटली नया सब्सटेंस है। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन। अगली एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ट्यूब में आपको लेड नाइट्रेट लेना है, एक ट्यूब में आपको पोटेशियम आयोडाइड लेना है। ये नाम है केमिकल्स के जो लेबोरेटरी में मौजूद होते हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपको आपस में मिक्स करना है। तो आप क्या देखेंगे कि पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनेगा। ठीक है, दोनों का नाम चेंज हो जाएगा, नए प्रोडक्ट्स बनेंगे और येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, येलो कलर आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, पहले जो सॉल्यूशंस कलरलेस थे या स्लाइटली मिल्की कलर के थे, अब वो किस कलर के हो जाएंगे? येलो कलर के हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। आगे आता है एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में इसने क्या किया है? एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, ये देखिए यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ये अरेंजमेंट है आपके सामने। उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एफरवेसेंस, एफरवेसेंस का मतलब होता है बबलिंग, काफ़ी ज़्यादा बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे आपको इस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, एक गैस प्रोड्यूस होगी, जो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एफरवेसेंस होगी, बबलिंग होगी, काफ़ी बुलबुले बनेंगे इस केमिकल रिएक्शन के दौरान। एक गैस भी इवोल्व होगी, एक गैस भी रिलीज होगी, जिस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की पहचान करना स्टूडेंट्स काफ़ी आसान है। ठीक है, हाइड्रोजन के गैस के पास जब एक बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आई जाती है, तो द बर्निंग मैच स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग विद अ पॉपिंग साउंड। पॉपिंग साउंड आती है उस बर्निंग मैच स्टिक के अंदर से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस की पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्लास 10 के केमिस्ट्री सिलेबस में कई बार ये चीज़ आएगी। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आपको हिंट दिया जाए कि एक गैस रिलीज हुई है जो बर्निंग मैच स्टिक को पॉप साउंड के साथ बर्न करवाती है, तो बताओ कौन सी गैस है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैरेक्टर हाइड्रोजन गैस का होता है। तो जब हम जिंक को और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और एफरवेसेंस होती है, यानी बबलिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा बुलबुले बनते हैं। और जब हम इस बीकर को, इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करते हैं, तो ये गर्म हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? गर्म हो गया, यानी इस केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट भी निकल रही है। ठीक है, तो ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब आगे इसने बताया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या हो सकता है। चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है, चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ देखा आयोडाइड वाले केस में। गैस इवॉल्व हो सकती है, जैसे कि हमने इस केस में देखा। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, जैसे कि हमने इस केस में देखा। ठीक है, एक और चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हम लेते हैं कैल्शियम को, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? वाटर के साथ, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में काफ़ी ज़्यादा हीट भी रिलीज होती है। ये रिएक्शन वाइट वॉशिंग के वक्त होती है, जब हम अपने घरों में सफ़ेदी करवाते हैं। पेंटिंग अलग होती है बच्चों और वाइट वॉशिंग अलग होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जब घरों में वाइट वॉशिंग करवाई जाती है, ठीक है, तब ये रिएक्शन जो है घरों में होती है, क्योंकि इसी सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग करवाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसने केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया है। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल
रिएक्शन। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को पेपर पे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जैसे कि ये एक वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी जाती है दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में लिखी जाती हैं उनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। राइट हैंड साइड में लिखी जाने वाली चीज़ों को कहा जाता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स। और अगर मल्टीपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो तो बीच में प्लस का साइन लगा दिया जाता है। जैसे कि इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। और दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक एरो साइन लगाया जाता है जो कि रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। इन दोनों का यूज हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि किस चीज़ को हमने यूज़ किया है और कौन सी चीज़ को हमने प्रोड्यूस किया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक वर्ड इक्वेशन है आपके सामने जो लिखी गई है। इसके बाद ये बताता है केमिकल इक्वेशन के बारे में। देखिए केमिकल इक्वेशन के बारे में, वो वर्ड इक्वेशन थी। केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं पूरा वर्ड लिखने की बजाय। जैसे कि पिछली वर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पूरा मैग्नीशियम लिखने की बजाय हम इसका सिंबल यूज़ करेंगे जो कि है मैग्नीशियम। पूरा ऑक्सीजन गैस लिखने की बजाय हम O2 यूज़ करेंगे, और जो प्रोडक्ट बना है उसमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा लिखने की बजाय उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है MgO, जो कि 9th क्लास में आपको बताया जाता है कि कैसे निकाला जाता है ये। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी क्या होता है वो। ठीक है, तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। केमिकल इक्वेशन में भी वही होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय एन एरो साइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। आगे आता है, ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और एक होती हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जैसे यहाँ पे देखिए, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ इस केमिकल इक्वेशन को, तो रिएक्टेंट्स में देखिए, रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम एक है, प्रोडक्ट्स में भी एक मैग्नीशियम है। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन दो हैं लेकिन प्रोडक्ट्स में एक ऑक्सीजन है देखा जाए तो। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है। इस तरह की केमिकल इक्वेशंस को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है। व्हेन द एलिमेंट्स, व्हेन द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब अगर इक्वल हो जाए, अगर इक्वल हो जाए, जैसे अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूं और यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूं, तो अब आप कंपेयर कीजिए, रिएक्टेंट साइड में भी 2 मैग्नीशियम है एटम, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 मैग्नीशियम एटम है। रिएक्टेंट साइड में भी 2 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम में केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो दिस शुड बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन की तरफ हम नज़र डालते हैं तो रिएक्टेंट साइड में एक जिंक है एटम, और प्रोडक्ट साइड में भी एक जिंक एटम है। रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। तो सारे जो एटम्स हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों साइड में इक्वल हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। आगे आता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही क्यों लिखनी चाहिए, अनबैलेंस्ड क्यों नहीं लिखनी चाहिए, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है डिसोबे करती हैं, ओबे नहीं करती। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एटम को, एलिमेंट को या मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल चेंज के दौरान।
ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या हुआ, जैसे कि हमने जो ऊपर केमिकल इक्वेशन देखी थी, ऑक्सीजन के एटम दो थे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में एक रह गया, तो एक ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि साइंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है ऐसा होना। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही लिखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास को, एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इसीलिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें नहीं लिखनी चाहिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। हमें हमेशा केमिकल इक्वेशन लिखनी चाहिए बैलेंस्ड फॉर्म में, अगर वो अनबैलेंस्ड है तो पहले हमें उनको बैलेंस करना चाहिए। अब हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो जब भी आपको केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी होती हैं, बैलेंस करने का मतलब होता है दोनों तरफ एलिमेंट्स के नंबर को इक्वल करना, एटम्स के नंबर को इक्वल करना, ये बैलेंसिंग का काम है। अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड बनाना, दिस इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, जो एटम्स अनइक्वल हैं उनको इक्वल करना है हमें। तो पहले आपको चेक करना है कि एटम्स इक्वल है भी या नहीं। जैसे इस इक्वेशन में हमने एक टेबल बनाई है, ये देखिए ये टेबल आपके सामने है। जिंक के जो एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन 2 है दोनों तरफ, सल्फर दोनों तरफ 1 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 4 एटम्स है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हमें एक और केमिकल इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, ये देखिए Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। इस केमिकल इक्वेशन को जब हम टेबल में लेके आते हैं, जब हम इसकी टेबल बनाते हैं, तो हमें यहाँ पे देखिए टेबल बना रखी है। आयरन के Fe के रिएक्टेंट्स में 1 एटम है, प्रोडक्ट्स में 3 एटम है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में 2 एटम है, प्रोडक्ट्स में 2 एटम है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में 1 एटम है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो इक्वल नहीं है, इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। दिस केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। तो बैलेंसिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है ना, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, उसको पिक करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। पहले हम पकड़ते हैं इसको Fe3O4 को, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं और इस तरफ जो है ये एक ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक और काम करना है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको बॉक्स में बंद कर लेना, जैसे कि इसने दिखाया यहाँ पे। अब आप बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते बच्चों, ध्यान रखना। मान लीजिए इस रिएक्शन में H2O है, तो अब ऐसा नहीं है कि O2 के आगे 2 लगा दोगे, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। H2O के आगे लगा सकते हो आप, यहाँ पे 2 लगाना है, 3 लगाना है, 4 लगाना है, कुछ भी लगा सकते हो, फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसने हमें कहा है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डब्बे में बंद कर लीजिए, उनके चारों तरफ एक डब्बा बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है, बॉक्स के बाहर आप 2, 3, 4 जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम, इसने क्या किया देखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, 4 लिख दिया है H2O के आगे। यहाँ पे हमने 4 लिख दिया H2O के आगे, प्लस और H2O के बीच में। अब दोबारा हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे सारे एलिमेंट्स को। Fe जो हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 8 एटम्स है हाइड्रोजन की। देखिए 8 एटम्स कैसे हुए, हमने लिखा हुआ है 4H2O, ये लिखा हुआ है ना, तो H2 4 टाइम्स आया, यानी टोटल एटम्स हाइड्रोजन के 8 हैं। और इस तरफ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे देखिए, अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा देंगे। ये 4 तो आपने ऑलरेडी लगाया हुआ था इस तरफ वाला, यहाँ पे भी 4 लगा देंगे आप हाइड्रोजन के आगे, जैसे कि आपने यहाँ लिखा है, ये देखिए यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को दोबारा चेक कीजिए, हर बार आपको सारों को चेक करना है, सारे एलिमेंट्स को चेक करना है। आयरन इस तरफ 1 है, इस तरफ 3 है, हाइड्रोजन इस तरफ 8 है, इस तरफ भी 8 है, ऑक्सीजन इस तरफ 4 है, इस तरफ भी 4 है। तो अब आप क्या कीजिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दीजिए Fe के आगे, Fe के आगे 3 लगा दीजिए। तो अब क्या हुआ ये देखिए, अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है हमारी। 3Fe plus 4H2O गिव्स Fe3O4 plus 4H2। यहाँ पे आयरन की 3 एटम्स हैं दोनों तरफ, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं दोनों तरफ, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं दोनों तरफ। तो इस तरीके से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है।
ठीक है, काफ़ी आसान है। शुरू में आपको बॉक्सेस भी बनाने पड़ेंगे और केमिकल इक्वेशन को बार बार चेक भी करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे जो है केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होती जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूँ। जैसे ये केमिकल इक्वेशन थी आपके पास शुरू में, ये केमिकल इक्वेशन थी Mg + O2 गिव्स MgO। जब मैं इसकी टेबल बनाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैग्नीशियम का रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो मैं इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे 2 लगाने के बाद मैं दोबारा चेक करूंगा। अब यहीं पे 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे, यहाँ पे 1 था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 के साथ, तो 2 ऑक्सीजन एटम हो गए यहाँ पे। अब आप चेक कीजिए, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो कमी यहाँ है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब आप इस इक्वेशन को जब चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो एटम्स हैं मैग्नीशियम के भी ऑक्सीजन के भी दोनों तरफ बैलेंस हो चुके हैं। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह की केमिकल इक्वेशंस ही आपको लिखनी है। आगे आता है केमिकल इक्वेशंस को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले केमिकल इक्वेशन से। कैसे कर सकते हैं आप ये? एक तरीका है फिजिकल स्टेट्स लिखने का, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स लिखने का। जैसे यहाँ पे आयरन के साथ S लगाया हुआ है, S का मतलब है सॉलिड, S का मतलब होता है सॉलिड। यहाँ पे वाटर के साथ G लगाया हुआ है, यानी गैसियस, पानी को हमने स्टीम की फॉर्म में लिया है, यहाँ पे लिक्विड वाटर नहीं लिया हमने, यहाँ पे स्टीम को यूज़ किया है। इसके साथ हमने S लिखा है, इसका मतलब ये सॉलिड है, ये जो प्रोडक्ट बना है सॉलिड प्रोडक्ट बना है। हाइड्रोजन के आगे G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गैसियस प्रोडक्ट है। इसका मतलब हम फिजिकल स्टेट्स को भी लिख सकते हैं। फिजिकल स्टेट्स 4 तरह की होती हैं। S जो होता है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, L जो होता है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, G जो होता है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, और AQ, ध्यान देंगे, AQ जो होता है ये एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में घोल के यूज़ किया है हमने उस चीज़ को, एक्वस सॉल्यूशन को डिनोट करता है। तो आपके सिलेबस में ये 4 ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है CH3OH, ठीक है। ये जो है ये कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, मिथेनॉल। ये एक्वस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब आगे अगला प्रोसेस, इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने का अगला तरीका, कंडीशंस को बताना आपको। कुछ केमिकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए हमें स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, स्पेशल टेम्परेचर चाहिए होता है, स्पेशल प्रेशर चाहिए होता है, या कोई प्रेजेंस चाहिए होती है किसी चीज़ की। जैसे कि ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है, इसको करवाने के लिए हमें 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए होता है, प्रेशर, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए होता है हमें, ठीक है, तभी ये केमिकल रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। ये जो केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली इक्वेशन 1.12। इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, ये दोनों प्रेजेंट होंगे तभी ये रिएक्शन होगी। तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसको करवाने के लिए आपको स्पेशल कंडीशंस चाहिए, तो उन कंडीशंस को आप एरो साइन के ऊपर या नीचे लिख के बता सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी केमिकल इक्वेशंस को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए रिएक्शन से पहले। मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक है, उसको हटाने के लिए हम उसको रब करते हैं। आगे है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो मैं आपको लिखवाता हूँ इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी शुरू में जो इक्वेशन बनेगी, जैसी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक एसिड होता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे 1 है, इस तरफ क्लोरीन 2 हैं, इस तरफ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ इसके आगे मैंने 2 लगा दिया। तो अब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट का ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं हम बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, ठीक है, और एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस। ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। और आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे बच्चों? प्रोडक्ट्स आपके होंगे बेरियम सल्फेट
BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, तो इनको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आपके रिएक्टेंट से जो ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे जो लिखे हुए हैं, ये आपके क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको Ba के आगे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सल्फेट 3 है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में भी 3 सल्फेट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन जो है वो बेरियम जो है वो 3 है प्रोडक्ट्स के अंदर, तो यहाँ भी 3 होने चाहिए। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पे रिएक्टेंट्स के अंदर, तो प्रोडक्ट्स के अंदर भी 2 एल्यूमिनियम होने ज़रूरी हैं। तो जब आप अब इस केमिकल इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि सर ने तो काफ़ी आसानी से बिना बॉक्सेस बनाए और बिना कोई जो है काउंट किए बड़ी आसानी से कर दिया, तो इसी तरीके से आप भी कर पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जिस तरीके से मैंने किया है ना अभी, ठीक है, उस तरीके से आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आपका केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऊपर की तरफ जो लिखे हैं बच्चे ये रिएक्टेंट्स हैं और नीचे की तरफ जो लिखी गई हैं ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम इज Na, वाटर का जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता होगा, वाटर इज H2O gives NaOH प्लस H2, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखिए यहाँ पे Na है एक, यहाँ पे भी Na एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन जो है हमारे 3 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इवन करना पड़ेगा, तो इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा Na इक्वल करने के लिए, क्योंकि अब सोडियम 2 हो गई हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे 2 सोडियम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 2 सोडियम है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 हैं, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब आप दोबारा चेक कीजिए सबको शुरू से। सोडियम जो है रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में 2 सोडियम है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 सोडियम है। रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऊपर और 2 नीचे। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही ऑक्सीजन है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इस चीज़ की। आगे आपका आता है राइज्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स देने हैं आपको। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाना है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाना है हमें। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब इसकी फिजिकल स्टेट्स लिखनी है, तो ये एक्वस स्टेट का होगा, ये वाला भी एक्वस स्टेट का होगा। ठीक है, ये जो है हमारा ये सॉलिड स्टेट का होगा और ये वाला भी हमारा क्या होगा, एक्वस स्टेट का होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है इसकी। जो हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज थर्ड का सेकंड पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी NaOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो एक्वस फॉर्म में होगा। यहाँ पे आपको एक्वस लिखना है। इसको आपने रिएक्ट करवाया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ, तो HCl, ये भी एक्वस लिखना है इसके साथ भी ब्रैकेट में आपको। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे आपस में मिलके, क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे। ठीक है, सॉरी NaCl बनाएंगे, NaCl। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा और प्लस वाटर बनाएंगे जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, इसके बराबर में आप L लिखेंगे। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स थर्ड के सेकंड पार्ट का। तो ये आपके बुली क्वेश्चंस का भी आंसर हो गया है। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों इसी
चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। आपकी लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाते रहने के लिए। और इसी का पार्ट 2 देखने के लिए आप इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स हमने आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, उसका प्लेलिस्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जाने से पहले एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन को विजिट करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।